नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे पसमानदा मुस्लिम समाज पर। उत्तर प्रदेश में इन दिनों पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों को लेकर कई योजनाएं ला रही है और उनको ये लगता है कि पसमानदा मुसलमान यानी पिछड़े मुसलमान भाजपा के साथ आ रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। इस विषय को लेकर हमारे पक्ष और विपक्ष के लिए दो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। इनमें से एक जो इलियास मंसूरी जी हैं, ये भाजपा के पक्ष को रखेंगे और उनको कैसे लगता है कि पसमानदा मुसलमानों का हित भाजपा के साथ जाने में है। दूसरे हमारे मेहमान हैं एडवोकेट मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी। ये अपना पक्ष रखेंगे और बताएंगे कि पसमानदा मुसलमानों का हित कैसे भाजपा के अलग रहने में है। तो मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले इलियास मंसूरी जी से। इलियास जी, कैसे आपको लगता है कि जो मुसलमानों के हित हैं और पसमानदा मुसलमानों के हित हैं, ये अलग अलग कैसे हैं और भाजपा के साथ जाने में कैसे आपकी भलाई है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से भारत के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद की बैठक में पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की जो बात कही, उससे पसमानदा मुसलमानों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। आज़ादी के बाद से अब तक जितनी भी सरकारें रहीं, मैं किसी सरकार का नाम नहीं बताना चाहता, ना मैं लेना चाहता हूँ, उन लोगों ने कभी पिछड़े मुसलमानों के बारे में सोचा ही नहीं। और अगर उनके अंदर ये सोच होती है, मैं तो पिछड़े मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुसलमानों के बारे ही में नहीं सोचा। मुसलमान जो आज़ादी के वक्त 32 से 33 और 34% हुआ करते थे सरकारी नौकरियों में, आज उन सरकारों ने उठा करके हम मुसलमानों को ला करके 0 से 2% तक पहुँचा दिया। इसके आगे मुसलमानों के बदतर हालात का जिक्र क्या किया जाए। अभी पिछले चुनाव में आप देख लीजिए, इन 2 चुनाव में किसी ने मुसलमानों का नाम तक लेना नहीं पसंद किया। उनका हमेशा ये रोल रहता था कि मुसलमानों का वोट नाम लेंगे तो हिंदू खिसक जाएगा। जबकि मैं एहसान मानता हूँ कि उन्होंने एक बार ही सही पसमानदा मुसलमानों का नाम लेकर के पूरे भारत में पिछड़े मुसलमानों का नाम का चर्चा, आज सिर्फ जिसको हम पिछले 15 सालों से मुसलमानों में जिक्र कर रहे थे कि पसमानदा पसमानदा पसमानदा, लोग जुड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लोग संगठित नहीं हो रहे थे। आज पसमानदा मुस्लिम समाज के नाम से जब से प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया है, नहीं मालूम कितने संगठन बरसाती मेढक की तरह वजूद में आ गए। जबकि हम 15 सालों से इस बात के लिए हम संघर्ष कर रहे थे कि भाई भारतीय संविधान में जहां अल्पसंख्यकों को तमाम तर अधिकार हासिल हैं, वहाँ पर पिछड़े मुसलमानों को भी ओबीसी का दर्जा हासिल है। 1936 से 1950 तक पिछड़े मुसलमानों में वो जातियाँ जो हिंदू जातियों में SC ST का दर्जा रखती हैं, आज भी उन्हीं हम पेशा लोगों को 1936 से 1950 तक आरक्षण मिलता रहा। 10 अगस्त 1950 को भारतीय संविधान में खुर्द-बुर्द किया गया। अवैध प्रस्ताव ला करके, राष्ट्रपति अध्यादेश ला करके ये कह करके कि भाई मुसलमानों में कोई छुआछूत नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। मैं मानता हूँ इस्लाम में कोई जात पात नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन जब आप इस्लाम से बाहर आएंगे, आप सामाजिक स्तर पे जाएंगे, तो मुसलमानों में भी छोटे बड़े की भावना, फ़कीर, नाई, धोबी, सैयद, शेख, सब लोग अपने अपने अलग अलग राग बजाते हैं। जी जी, मैं आपके पास लौटूंगा। 2 महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, मैं शोएब जी की प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहूँगा। एक तो आपने ये कहा कि पिछले चुनाव में जो 2022 में चुनाव में हुए, मुसलमान जिस पार्टी के साथ सबसे ज़्यादा रहते थे, हिमायत करते थे और वोट देते थे, उस पार्टी ने मुसलमानों का नाम भी प्रचार में लेना उचित नहीं समझा। दूसरी बात है कि इस्लाम में भले ही मुसलमानों में कोई भेद ना हो, लेकिन जो समाज है उसमें मुसलमान जो कहीं ऊंचे मुसलमान और छोटी जात के मुसलमानों में भेद होता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, एक बात आप समझ ले, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है कि मुसलमान तबका जो होता है, जब से आज़ादी से लेकर आज तक उसका इख्तिसाली हो रहा है, चाहे वो कोई हुकूमत हो, चाहे मरकज़ी हुकूमत हो, चाहे रियासती हुकूमत हो। आप देखिए 1857 में जब आज़ादी की जंग छेड़ी गई थी, तो उसमें हिंदू भाइयों के साथ साथ मुसलमान भाइयों को भी खून बहा था, तब मुल्क आज़ाद हुआ था। लेकिन उसके बाद मुसलमान आज़ादी के बाद से जो फ़ीसद रही, वो करते करते आज 0 पे आ गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुसलमान ने हमेशा गलती ये करी कि उसका कोई अपना नेता नहीं रहा वजूद में।
आप देखिए अभी पिछले इलेक्शन में बैकवर्ड जो था खिसक के बीजेपी में चला गया, आखिर बीजेपी में क्यों चला गया, इस पर एक सवाल निशान है। आखिर उनकी जो पार्टियां थी उन्होंने उसको गौर तवज्जो नहीं दिया, दूसरे इंसान ने उनको कैच करा लिया। जैसे पुरानी मसल दी जाती है कि दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती करो तो फ़ायदा होगा और डूबते को तिनके का सहारा दो, उनके लिए वही काफ़ी होता है। तो जब दलित खिसका तो बीजेपी को मौका मिला, आपने उसको मौका दिया, उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया। उसी तरह मुस्लिम का रहा। मुस्लिम जिस पार्टी से बदनाम है उसके लिए जान देती है, लेकिन वही पार्टी जब इक़्तिदार में आती है तो उसी के समुदाय मलाई खाते हैं, ये सब जानते हैं। तो मुस्लिम समुदाय मैं देखता हूँ ज़्यादातर कुर्सी और मेज़ बिछाता रहता है, कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये रही कि उसने कभी अपना एक लीडर नहीं माना। तो बीजेपी को एक मौका मिला, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुखालफत ना की जाए। हमारे प्रधानमंत्री हों या हमारे मुख्यमंत्री हों, इनका इंटेंशन देखना है कि पसमानदा के लिए अगर इन्होंने आगे हाथ बढ़ाया है तो इसको गलत वे पे ना लेते हुए उन पर निगाह रखनी क्या चाहते हैं। जैसे हैदराबाद में एक बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने कही, हम उसको वॉच कर रहे हैं। अब जैसे लोग मस्जिद पे आते हैं कि मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है या मदरसों टारगेट किया जा रहा है, तो मदरसे में सर मैं एक बताता चलूँ पॉइंट, मैंने हर डिबेट पे ये बात रखी है कि जो मदरसों में जो जांचें हो रही हैं उसमें 11 मानक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको, कि 11 मानक हैं, उसमें 7 मानक ऐसे हैं कि जो बच्चे वहाँ पे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सही से उनको देख रेख हो रही नहीं हो रही है, जिस हाल में पढ़ रहे हैं उसी हाल में क्या लेटते हैं, 100 बच्चे हैं तो कितने टॉयलेट हैं। तो इनमें आप देखिए हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया में देवबंद और नदवा सबसे बड़ा अदारा है मुसलमानों का, उसके कोई जिम्मेदार लोग मंदिर आम पर आके उन्होंने इस कमेटी की या जांच की मुखालफत नहीं की। क्यों नहीं की? इसका मतलब कहीं ना कहीं नशे में पानी भर रहा है। अब चूंकि बीजेपी ने एक बात कही है कि पसमानदा को मैं लेके चलूंगा, तो पसमानदा में मुसलमान के अलावा बहुत से लोग होते हैं, उसमें ईसाई भी आता है वगैरह वगैरह, लंबी बात हो जाएगी। तो हमें वॉच करना है, अगर उनका इंटेंशन सही है तो वेलकम है। यानी इलियास जी, एक शोएब जी ये बताइए, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं भाजपा की शंका पे अभी शक है, आप अभी ये नहीं मान रहे कि वो एक सच्चे दिल से पसमानदा मुसलमानों के साथ में है, कहीं ना कहीं आप उनको भी देखना चाहते हैं कि वो सही में मदद करते हैं, सही में उनका ख्याल करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए सर, ऐसा है कि दानिश अंसारी साहब से कई मरतबा हमारी बात हुई ईदगाह वगैरह में, तो दानिश साहब ने एक बात कही और बीजेपी के जो यूपी के आपके अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने अलग बयान दी 2 दिन पहले, लेकिन दानिश अंसारी साहब ने इस बात को साफ किया। तो देखिए मैं फ़ौरन स्टैंड नहीं लूँगा कि अगर उन्होंने बात कही तो फ़ौरन स्टैंड ले लूँ, मुझे तो स्टैंड को वॉच करना है। उन्होंने एक बात पहल कही है, निकाह चुनाव करीब है, उन्होंने ये बात कही है तो मुझे स्टैंड लेना है। क्योंकि आप ये देखिए कि पसमानदा खासकर मुस्लिम समुदाय जो है आज चौराहे पे खड़ा हुआ है। आप बताइए, ना सपा उनका सपोर्ट करती, ना बसपा करती, ना कांग्रेस, उसका कोई अपना वजूद ही नहीं है। बाकी हर जो समाज के लोग हैं उनका कोई अपना नेता है। आप राजभर साहब को देख लीजिए, 4 विधायक लेके वो कभी अखिलेश के ऊपर बरसते हैं, कभी मायावती बरसते हैं, कभी बीजेपी बरसते हैं। मुसलमान इतना ज़्यादा होने के बाद भी उसका कोई अपना एक नेता नहीं है, कोई इमाम नहीं है। आप देखिए मस्जिद में जाएँ या मंदिर में जाएँ, लाखों हज़ारों लोग होते हैं, अगर वहाँ वो इमाम नहीं है या पुजारी नहीं है तो आप बेकार हैं। तो ये कमज़ोरी हमारी है कि हमारे लीडरान चाहे मजहबी हों चाहे दुनियावी हों, इन्होंने कभी जोड़ के रखने की कोशिश नहीं करी। जब कोई आया मंदिर आम पे तो उसने अपनी मलाई खाई। आप सपा में देख लिए, बसपा में देख लिए, इतने बड़े बड़े लीडर मुसलमान रहे, कभी उन्होंने पसमानदा के लिए सोचा कि ज़मीनी काम कर दें? कोई काम नहीं किया। तो मुसलमान तो चौराहे पे खड़ा हुआ है। तो चूंकि आप दोनों नेता पसमानदा समाज से हैं, आप ये बताइए कि जो मुसलमानों के कॉमन हित हैं वो पसमानदा समाज के हैं, बाकी जो ऊंची जात के मुसलमान हैं उनमें भी है। जैसे 3 तलाक हो गया या CAA NRC का मसला हो गया जिसका बड़ा विरोध हो रहा था, या जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आने की बात हो रही है, इन मसलों पे बीजेपी के आप साथ हैं? जैसा बीजेपी करने जा रही है, जो उसकी नीतियां हैं, आप उसके साथ हैं? क्योंकि बीजेपी किसी एक खास समुदाय या तबके के लिए नहीं कर रही है। अगर 3 तलाक पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो बीजेपी लाई है 3 तलाक का जो ये, तो आप उसको मानते हैं कि सही है? मैं मान लेता हूँ उसको सही है। इसलिए मान लेता हूँ कि बाज़ मसाइल बाज़ जगह ऐसे हमारे उलमाए कराम और हमारी जो दारुल क़ज़ाएँ हैं उनको फ़ैसला करने में नाकाम है, ठीक है। और सही मानों में जो 3 तलाक का मसला है, जो हमारे काज़ी शरा या जो लोग भी निकाह पढ़ाते हैं उनको जहाँ निकाह की फजीलत बयान करते हैं वहाँ तलाक की बुराइयाँ भी उनके सामने रखनी चाहिए। उनको अच्छे से उनको अपनी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने का भी तरीक़ा, अगर मान लीजिए हमारा समुदाय, हमारे समाज के लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे अपने लोगों को कम से कम उस मौके ही पर सही कुछ तो समझा सकते हैं। हम इसको समझाने में नाकाम हैं।
हम अगर निकाह के फ़वाइद बता सकते हैं तो हम तलाक की बुराइयां भी बता सकते हैं और अलग होगा। आप इस पर शेर जी क्या कहेंगे? 3 तलाक का मसला है, बीजेपी तो समर्थन कर रहे हैं कि भाई ये अच्छा मसला है। देखिए सर, ऐसा है, जहाँ तक 3 तलाक की बात है तो हमारे वहाँ आलिमों की ये कमी रही हमेशा कि उन्होंने मंजर आम पे आके आम आवाम से बताया नहीं 3 तलाक होता क्या है। मसला जैसे आप ये देखिए सर कि 4 शादी की बात होती है तो गैर मुस्लिम इस बात को एक मज़ाही अंदाज में भी मंजर आम पे हर जगह कहता है कि मुसलमान तो 4 शादी कर लेता है। आपको मैं बताऊं, कई मेरे हिंदू भाई 2-2 3 शादी करे बैठे हुए हैं और सबको मालूम है। लेकिन हमारा कमी ये है कि जो 4 शादी की शराइत है, आप बताइए कई मुसलमान लखनऊ में हम बता रहे हैं, कई मुसलमान 4 शादी करे बैठे हैं? बताइए, एक शादी में शादी कर नहीं पा रहा है। मतलब कि 4 शादी की शराइत होती हैं कि आप शादी 4 कब कर सकते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सर जो बात होती है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, इस बात को सामने आना भी चाहिए आवाम के, कि आपकी जो पहली बीवी है जब तक वो राज़ी नहीं होगी, चाहे कोई मसला आ जाए, जब तक वो राज़ी नहीं होगी जब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मंजर आम पे हमारे नहीं लाते हैं। तो इस वजह से हमारे वहाँ अनपढ़ वाली बात ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से दूसरे लोग यूज़ कर ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आज़ादी के आज कितने साल हो गए बताइए आप, 2-2 3-3 नस्लें बदल गई। आखिर ये पसमानदा जो तबका है, ख़ासकर मुस्लिम का है, इनका कोई लीडर क्यों नहीं हुआ दुनियावी रहबरी? बताइए, जिसको वो अपनी बात कर सकें। अगर किसी मुसलमान पर किसी पे परेशानी आती है तो वो सोचता मैं किससे कहूँ, कोई नहीं आता। ये कमज़ोरी रही, बीजेपी ने उसका फ़ायदा उठाया और इसमें कोई बुरी बात नहीं। मैं उनकी हिमायत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल की बात बता रहा हूँ। उनको मौका मिला, उन्होंने कार्ड खेल दिया। निकाह चुनावों में बात करी, लोग कहते हैं उसमें टिकट नहीं मिले। मैं एक पार्टी के बगैर नाम ये कहना चाहता हूँ कि आपने मुस्लिम को टिकट वहाँ से दिया जहाँ से उसको जीतना नामुमकिन था, और आपने अपने समुदाय को टिकट वहाँ से दिया जहाँ मुसलमान समुदाय का वोट ज़्यादा था, और वहाँ से वो जीते। और जो सीटें निकल के मुसलमान की 35-40 विधायक जो आपके आए हैं, वो अपने बलबूते पर आए हैं। और मेरी उनसे भी शिकायत है कि वो क्यों नहीं आगे मंदिर यहाँ पे मुसलमान की पैरवी करते हैं। अगर हम कहें आके मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, या इस वक्त मुख्यमंत्री नहीं है, तो वो नहीं बोल रहे, आप नहीं बोल रहे क्या? आप कलमा वो नहीं, आपको मुसलमान तकलीफ नहीं लग रही? आप अपने व्यू रखिए आगे कि ये गलत है या सही है, जिसे मैं रख रहा हूँ। ये सब देखिए इक़्तिदार की भूख होती है। हम बीजेपी में हैं, बीजेपी ने हमको टिकट नहीं दिया, मैं फट से सपा में कूद गया, सपा में रहा, सपा में सीट नहीं मिली, मैं फट से मायावती में चला गया। मुझे आवाम से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इक़्तिदार की भूख है, मुझे हुकूमत में रहना है, मुझे मलाई काटना है। इसकी बात बताइए जी, ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के 5.5 साल की सरकार हो गई है जी। ये इस सरकार में ऐसे आरोप लगते रहे, तमाम मुस्लिम नेता और तमाम लोग विपक्षी नेता कहते रहे कि इस सरकार में अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो टारगेटेड हो रही है, एक समुदाय को टारगेट करके कार्रवाई की जा रही है। क्या आप इससे सहमत हैं? खास वर्ग वाली बात जो है वो तो मंजर आम पे सबको दिख रही है क्या है, लेकिन उसमें कई मामले ऐसे आए हैं कि जैसे अगर आप देखिए कि कुछ मामले सामने आए हैं, कुछ लोग को बेले मिली तो उन्होंने थोड़ा सा सीना ताना तो उसको मौका आपने दे दिया। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा कहने मतलब ये है कि आप ऐसा मौका क्यों दे रहे हैं? आप मतलब आप मानते हैं कि सरकार इसमें भेदभाव कर रही है? अब देखिए, सामने तो बात दिख ही रही भेदभाव वाली की है कि नहीं है, लेकिन मैं हमेशा लास्ट टाइम की बात को देखता हूँ। जैसे मदरसे में बात आई, आप देखिए उसमें सामने खुल के बात आई कि उसमें बच्चों का इत्तेसाल ज़्यादा हो रहा है जो 11 माना का है। भाई आप जैसे इस मसले पे आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव कहीं ना कहीं है, जो अपराधियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? हमारे वकील साहब सीनियर वकील हैं। अरे नहीं, आप खुद समझिए कि कानून सबके लिए है। अगर आपने गलत किया है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपकी हिस्ट्री तो पाई जाती है। सरकार कोई बगैर सबूत के कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर आपने गलत किया है और आपका इतिहास गलत है, चाहे वो गलत तरीके से बनाया गया हो, आप उसके दोषी हैं और आप मुजरिम हैं, और अगर ऐसे लोगों पे गवर्नमेंट कार्रवाई करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, एक और विषय है जो आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण पे कानून लेके आने वाली है। संघ ने इस विषय को उठाया था अभी, तो अगर ये कानून लेके आती है तो आप बीजेपी की हिमायत करेंगे तब भी? भाई देखिए, ऐसा है, जो उस कार्यक्रम बनारस में हुआ था और बनारस में ये संसद में ये बात पास हुई थी कि हमारा जनसंख्या नियंत्रण करनी चाहिए, कहीं ना कहीं हमारा मूल निवासी पीछे ना हो जाए। तो जाहिर सी बात है हम 20% हैं कुल आबादी का, और उसमें भी 20% के 100% में 85% है। पहले जनसंख्या
जब नियंत्रण की बात आएगी तो उनको भी तो 80% तो जनसंख्या नियंत्रण करनी है, और जब उनकी 80% नियंत्रण हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जो माहौल चलता है उसी पे सब ढल जाएंगे, किसी को उसमें आदेश देने की ज़रूरत तो है नहीं। बिल्कुल, आपका इस बारे में क्या कहना है? सर देखिए, ऐसा है, एक ज़माना था कि बच्चों पे गौर आदमी नहीं करता था। इस वक्त महंगाई जो है मंजर आम पर है, आदमी शाम के वक्त सोचता है मैं क्या खाऊं। तो नियंत्रण बात तो मैं समझता हूं कि आम जनता को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। वो आप देखिए इतनी महंगाई है कि कोई समुदाय का इंसान हो, वो एक औलाद है या उसकी 2 औलाद है, ज़्यादा औलादें नहीं, एक ज़माना था। लेकिन एक बात ये आप समझ लें कि अगर एक समुदाय को आप टारगेट करते हैं कि उनकी औलादें ज़्यादा होती हैं, तो इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। आप बताइए लालू प्रसाद यादव कितने बच्चे हैं, नरसिम्हा राव साहब जो हमारे पूर्व प्रधान थे तो उनके कितने बच्चे थे। तो अगर आप ये करेंगे तो इससे बात बढ़ती जाती है, और नफ़रत से हमेशा बात बढ़ती है, मोहब्बत से घटती है। एक बात आप बहुत जहन से रख लें सर, कि कुछ एक हिसाब बना है कई सालों से कि लोग कह रहे हैं टारगेट एक तबके को किया जा रहा है वगैरह किया जा रहा है। तो अगर किया जा रहा है तो इसमें गलती किसकी है? गलती तो हमारी है ना। जब मैंने अपना किसी को इमाम माना नहीं जो मेरी बात रख सके, और जो रखता है तो उसको आप कहते हैं गलत है। आप समझ लिए कि जो मुस्लिम समुदाय है वो मुत्तहिद नहीं हो पा रहा है। हजरत बैठे हैं, बताएंगे आपको, बता रहे को मुत्तहिद हो रहा है। मैं एक बात इस्लाम में एक बारीकी है। एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा। जी बताइए। कि आपने कहा किसी को लीडर नहीं माना, मुसलमानों ने बहुत से उलमाए कराम को अपना लीडर माना। तो देखिए सियासी बात हो रही है। हाँ, मेरी बात सुनिए, सामाजिक एतबार से, दीनी एतबार से मैं कह रहा हूँ कि जमीयत उलमाए हिंद पे लोगों ने विश्वास किया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे लोगों ने विश्वास किया। क्या किया इन्होंने? मुसलमानों की क़यादत को कहाँ तक इन्होंने सपोर्ट किया। हम राजनीतिक तौर पर असदुद्दीन ओवैसी या किसी और पार्टी की बात नहीं करते। मुसलमान आज भी जमीयत उलमाए हिंद पर और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे विश्वास रखता था, लेकिन अब इसलिए नहीं रखता कि जब कोई बात आती है तो ये दोनों संगठन पल्ला झाड़ लेते हैं। ये धार्मिक मसला नहीं, ये मजहबी मामला है। हमारा जो मजहबी मामला हम देखेंगे तो ये बताइए, आज तक आप लीडरशिप सर गिनाने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए तमाम, मैं किसी बिला तफरीक मुसलमानों की कह रहा हूँ, ना पसमानदा की बात कर रहा हूँ और ना अशराफ की बात कर रहा हूँ, तमाम मुसलमानों को यकजा कर लिया जाता है कि भाई चलिए मजहबी मामला है, आज इस पे ये बयान होना है, आज इस मुद्दे पे चर्चा होनी है। आखिर मैं ये कहना चाहूँगा कि आखिर इन लोगों को अब तक मुसलमानों की भागीदारी दिलाने की भी बात तो होनी चाहिए। क़यादत तो इन्हीं के पास थी। पहले यह था कि अब्दुल्ला बुखारी साहब बैठ के वहाँ से चांद का भी ऐलान करते थे तो लोग नमाज ईद मनाते थे, और कभी वो भी किसी पार्टी की हिमायत का ऐलान करते थे, कभी किसी के नाम से हिमायत का ऐलान होता था। मुसलमानों ने भरपूर अपने उलमा पर भरोसा किया, लेकिन इन लोगों ने अपना वक़ार बाकी नहीं रखा। आज मुसलमानों के अंदर जागरूकता चाहे थोड़ी ही सही उस तबके के अंदर भी आ गई है जो आज गांव में रहता है, वो भी कहता है कि हमको इस हुकूमत में या किसी भी हुकूमत में भागीदार बनाना चाहिए। इसलिए कि देखिए बीजेपी ने सारे लोगों को, धोबी समाज को, नाई समाज को और तमाम जितने भी हिंदू समाज की छोटी छोटी जातियां हैं, इनके नेताओं को शामिल करके कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया। धोबी समाज, हमारे मुस्लिम समाज की लीडरशिप की बात करते हैं, बताइए लीडरशिप बीजेपी ने धोबी समाज को शामिल किया, गुलाबोदेवी को बना दिया। आज मैं कहता हूँ ठीक है, राज्य मंत्री बनाया या कैबिनेट मंत्री बनाया, उनको सम्मान दिया, आज उनका समाज सीना चौड़ा करके घूम रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? क्या कहेंगे आप उनकी इस बात पे? और देखिए ये उपेक्षा तो हुई है, ठीक है, ये मौजूद जो है वो तो दूसरे रूप में चला गया। देखिए मुसलमान जहाँ तक इन्होंने बात कही है बिल्कुल सही है कि मुसलमान, जाहिर सी बात है, अगर जिनको उन्होंने फेथ की आँख बंद करके, तो अगर आलिम दीन उस दौर के थे वो नहीं गज्जा कर पाए, तो आप बताइए 20-25 साल से आती जो सियासी पार्टी, उन्होंने भी तो इख्तिसाल मुसलमान का किया, सब करते रहे। और जहाँ तक आप एक पार्टी की बात कर रहे हैं, तो मेरा ये यहाँ पर ये कहना है कि किस पार्टी ने मुसलमानों को जगह दिया, बता दिए, एक नाम आप बता दीजिए, बताइए आप, नाम नहीं बता पाएंगे आप? क्यों नहीं, मैंने एग्जाम्पल दिया ना। देखिए, बीजेपी ने देखिए एक दानिश आजाद अंसारी को पसमानदा के नाम, बीजेपी भले उसने अपने आदमी को दिया, मैं ये नहीं कहता आम मुसलमान को दिया, अपने आम मुसलमान की है उसी समाज का। देखिए उन्होंने, पसमानदा समाज से, पसमानदा समाज, देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब,
इतना बड़ा हिंदुस्तान में नाम है, वो राष्ट्रपति बीजेपी ने बनाया। वो भी पसमानदा से। शहनवाज, वो तो पसमानदा चल ही रहा है, उसमें कहने बात ही नहीं है। शहनवाज हुसैन को देख लिए, मुख्तार अब्बास देख लिए, दानिश अंसारी देख लिए, बस अभी आप देख लिए मोहसिन रजा साहब को देख लिए जी। देखिए ये सब मौके आपने क्यों दिए, मेरा कहने मतलब ये है, ये मौके हमें दिए, मैंने दिए। तो आप जब ये काम करेंगे, आपको एक बात समझ लीजिए, आपको अपना लीडर एक बनाना पड़ेगा जो आपकी बात कहीं रख सके। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कि इस बार पसमानदा समाज का क्या रुख होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा? देखिए अभी तो उनके सिर्फ बयानात हैं, ठीक है। हमारा और पसमानदा मुस्लिम समाज का ये कहना है कि अब तक आज़ादी के 75 साल बीत गए, किसी ने कुछ नहीं किया। यदि आप करना चाहते हैं, मुसलमानों के आप हितैषी बने हैं, तो आप कुछ ज़मीनी स्तर पे काम करके दिखाएं। जब ज़मीनी स्तर पे काम होगा तो मेरे और वकील साहब के बगैर किए मुसलमान बीजेपी को समर्थन करेगा। और अगर कुछ नहीं करते हैं तो भाई साहब ये मुसलमान अब वो 75 साल पहले वाला नहीं रहा कि जो उलमा के और कायदीन के कहने के हिसाब से कि कांग्रेस को वोट दे दो, बीजेपी को वोट दे दो, बसपा को वोट दे दो, सपा को दे दो। 2024 में क्या देखिए सर, ऐसा है जो आने वाले कल के मसाइल है, सोचिए उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। जो बेसिकली जंग है आम आवाम की, हर समुदाय की, वो है बेरोज़गारी की, मेडिकल लाइन की, और जो नौजवान बेरोज़गार घूम रहा है हर समुदाय का, उसकी मेन बुनियाद ये है। जो हुकूमत इस पे ध्यान देगी, मौजूदा इक़्तिदार में जो हुकूमत है और जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैं आऊँगा, अगर उन्होंने इस पे काम किया तो होगा। और मैं खुद चाहता हूँ कि हर समुदाय के लिए काम हो, एक समुदाय के लिए ना हो, सबके लिए हो, क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, गुलसिता हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस चर्चा का लबोलुआब यही है कि पसमानदा समाज उम्मीद भरी निगाहों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है, लेकिन ये समाज भारतीय जनता पार्टी पर यूं ही विश्वास नहीं करेगा। वो चाहता है कि पहले ये पार्टी उनके लिए कुछ करके दिखाए, तब वो उनके साथ जाएंगे। कैमरामैन विजय के साथ मैं आलोक त्रिपाठी, ईटीवी भारत, लखनऊ।